हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ऊपर वाले की कृपा से एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आज द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में कोई भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं ये सीखना है। सिंपल सा एक ही काम है कि द्विघात समीकरण का हम हल गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। बच्चों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है निसंकोच आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिए थे, है ना। वहाँ पर से भी अगर कोई समस्या लग रही है तो अभी आप कमेंट करके पूछो, और यदि सब कुछ ठीक है तो अभी ठीक है भैया, वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये कहता है x² - 3x - 10 = 0 को हल करो, गुणनखंड विधि से हल करना है। ये आपका है 4.2 एक्सरसाइज का पहले प्रश्न का पहला भाग। यहाँ पर कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे गए और पांचों में ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना है। पहला समीकरण दिया गया है यहाँ पर x² माइनस में 3x माइनस का 10 और ये बराबर में 0, इस तरीके से दिया गया है। बस गुणनखंड विधि से इसको हमें पहले गुणनखंड करना है, इसके बाद इसका हल देखना है। बच्चों ये हमारा द्विघात समीकरण। अब अगर इसको हमें यहाँ पर इसका गुणनखंड करना होता है, ये बराबर का जो निशान दिख रहा है ना, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ये हमारा एक बीजीय व्यंजक दिखाई दे रहा है, त्रिपद, यहाँ पर 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पर ये मध्य वाला पद है, इसको 2 पदों में विभाजित करते हैं, मध्य पद विभाजन विधि, इसको त्रिपद कहते हैं। यहाँ पर बच्चों 10 के जब गुणनखंड करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे 3 हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 को 2 भागों में विभाजित करना है, 5 - 2, 5 में से 2 घटाओगे 3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखना है देखो इस तरीके से कि ये x² है, माइनस यहाँ 3 को हमें लिखना है 5 - 2 × x, जो का त्यों लिख दें, माइनस का 10 लिखेंगे बराबर में 0। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब ये देखिए x² है, -5 का अंदर गुणा करेंगे 5x और माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 का x में गुणा 2x माइनस का 10 अपना जो का त्यों बराबर में 0। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों जगह से आप देख सकते हो बड़े आराम से, दोनों जगह से, यहाँ से x कॉमन है और यहाँ से भी हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले 2 पदों में से x कॉमन है तो यहाँ पर x मिलेगा, माइनस और यहाँ x पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 5 मिलेगा। इधर से भी आप देख सकते हो प्लस का 2 कॉमन है, यहाँ से x - 5 मिलेगा और बराबर में 0। ये निश्चित है बच्चों, जब भी कभी गुणनखंड करेंगे तो ये त्रिपद वाली विधि से जब भी कभी गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट जरूर एक ही आने चाहिए। अगर ये एक नहीं आ रहे हैं वित चिन्ह के, यहाँ पर x - 5 है तो यहाँ भी x - 5 ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ x - 5 है यहाँ x + 5 हो जाए, चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये दोनों ब्रैकेट मिलते ही मिलते हैं अगर आपने प्रोसेस सही किया है। अब हमें दोनों जगह से x - 5 फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ मिलेगा x, ये है प्लस, ये कॉमन में चला जाएगा तो मिलेगा 2 प्लस का और ये बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब आप यहाँ से समझो कि यहाँ पर एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है। क्या कभी दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो सकता है? आप बताओ, 4 × 5 बराबर 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कब 0 हो सकता है? या तो ये 4 को 0 लिख दें तो अभी आपका ये देखो 0 हो जाएगा, या फिर ऐसा कर दें कि 4 ज्यों का त्यों 5 की जगह 0 लिख दें तो अभी आपका 0 हो सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक कोई जरूर 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम ऐसा लिख लेते हैं कि ये या ये, इन दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा। आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है, यदि x - 5 बराबर 0 तब x का मान हो जाएगा 5। x का यही मान समीकरण का हल कहलाता है, या इसको मूल भी कहते हैं, समीकरण का मूल। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये दूसरा है जिसमें लिखा है x + 2 बराबर 0, और यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से जो x के मान निकले हैं बस यही समीकरण का हल होता है। x का मान क्या है, देखो 5,
और x का मान है माइनस का 2। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इसी टाइप के 5 प्रश्न हैं बिल्कुल सिमिलर। एक प्रश्न संख्या 1 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भाग हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना है। आइए एक और दूसरा करते हैं बच्चों, इसको नोट करें जल्दी से। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है दूसरा भाग 2x² + x - 6 = 0। क्या लिखा है देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये सेकंड भाग है देखो 2x², फिर इसके बाद में माइनस का है, नहीं प्लस का है x और माइनस का है 6 = 0। अब बच्चों इसी प्रकार बिल्कुल जैसे इसमें किया था इसका भी हमें गुणनखंड करना है। कैसे करते हैं, त्रिपद है बिल्कुल, यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, इनका दोनों का 2 × 6 दोनों का गुणनफल 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड कर दें, ऐसे 2 जोड़े बना दें ताकि घटाने पर, माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 1 मिले। ये देखो यहाँ पर x का गुणांक 1 कहा जाएगा। तो हमें 1 को 2 पदों में विभाजित करना है। यहाँ पर देखिए 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देखो 2x² अपना ये ज्यों का त्यों, प्लस यहाँ 1 को हमने बताया 2 भागों में बांटना है। 4 में से 3 घटाओ, 4 - 3 × x माइनस का 6 = 0। क्लियर है बच्चों। यहाँ देखिए 2x² है, प्लस यहाँ x का अंदर गुणा करेंगे 4 में 4x, फिर इसके बाद प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, x का 3 के साथ गुणा 3x माइनस का 6 अपना ज्यों का त्यों = 0। अब आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी आपको 2x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, है ना। 2x, 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, 2 कॉमन है, x का दोनों में भाग चला जाएगा, x कॉमन है। तो इस तरीके से ये 2 कैंसिल, x कैंसिल, 1 x बचेगा, प्लस का निशान लगाओ, 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, x पूरा कैंसिल। आगे वाले दोनों पदों से माइनस का 3 कॉमन है। अब आप देख सकते हो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस कर दें और बच्चों 3 दूनी 6 = 0। यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल जस्ट बराबर दिखाई दे रहे हैं। कॉमन फिर से ले लेते हैं, x + 2 x + 2 दोनों जगह से x + 2 कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ बचेगा हमारा 2x, फिर माइनस ये 3 और बराबर में 0। वही बिल्कुल स्थिति हो गई। देखो 2 गुणनखंड हैं सीधा, यहाँ भी 2 गुणनखंड हैं, तो दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है, इसका मतलब 1 जरूर 0 है। तो या तो इसको 0 लिखो, तो इस तरीके से लिख देते हैं कि यदि x + 2 = 0 तब x का मान यहाँ से देखिए प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, 1x का मान ये है। और यदि दूसरा गुणनखंड 0 लिखेंगे, 2x - 3 = 0 लिखेंगे, तब 2x बराबर हमें 3 मिल जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से 1x का मान हमारा ये है और यही बच्चों समीकरण का हल है। x बराबर -2 और 3/2 इस तरीके से करना है। क्या बात है बच्चों, समझ में आ रहा? किसी को कोई समस्या है क्या? बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक और देखो यहाँ पर भाग करते हैं। जैसा कि हमने बताया बच्चों सब कुछ एक जैसा ही है। 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं, एक जैसे ही हैं। देखो यहाँ पर शायद आप कुछ ऐसा लग रहा हो कि अंडरवुड में संख्याएं लिखी हैं, कुछ फंसने वाली बात हो, कर देते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इसी का तीसरा भाग देखो बच्चों, इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये है हमारा पहले प्रश्न का तीसरा भाग। देखो तीसरे भाग में यहाँ पर लिखा है √2x², इसके बाद प्लस में लिखा है 7x, प्लस में है 5 √2 और आगे बराबर में 0 लिखा है। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करके आंसर देना है, x के मान ज्ञात करना है। सिंपल सा काम। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि जो x² का गुणांक है वो तो आपका √2 है और ये अचर पद है वो आपका 5 √2 है। आपस में गुणा करो, ये देखो 5 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, √2 का गुणा पूरा 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं दोनों का गुणनफल 10 है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं इनको आपस में अगर जोड़ दें, 5 और 2 जोड़ें तो क्या 7 मिल जाएगा। देखो बीच का मध्य पद को 2 भागों में बांटना है। 7 को 2 भागों में बांटा है, 5 + 2, 5 और 2 7 होता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपने क्लास
8th में भी पढ़ी हैं, 9th में भी पढ़ी हैं और 10th में तो पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं। तो मेरे ख्याल से किसी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखो 7 है ना, 7 को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे, 5 + 2 और इंटू x, ये हमारा ज्यों का त्यों है, प्लस में 5। तो इस तरीके से देखो और थोड़ा आगे बढ़ाएं, √2 इंटू x², x का अंदर गुणा करेंगे तो देखो 5 के साथ x का गुणा 5x, प्लस यहाँ पर 2 के साथ x का गुणा 2x हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू √2 बराबर में यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 के समूह बना करके कॉमन लेना होता है। यहाँ पहले समूह दोनों पदों से आप देख सकते हो कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ से केवल और केवल x कॉमन लेंगे, केवल और केवल x दोनों जगह से कॉमन है। यहाँ पर हमें √2x है ना, स्क्वायर है, एक x कॉमन में चला जाएगा, एक x बचेगा, फिर प्लस का निशान लगाओ, यहाँ x पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 आपको लिखना है। इन दोनों जगह से आपको √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 है ये, √2 से भाग करोगे तो √2 मिलेगा, यहाँ x मिलेगा और ये प्लस का निशान लगाओ, √2 पूरा डिवाइड करेंगे, 5 मिलेगा, बराबर में यहाँ लिखेंगे 0। और ध्यान से देखो √2x + 5, √2x + 5 दोनों जगह से √2x + 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर x + √2 लिखना है, बराबर में लिखेंगे 0। या तो ये 0 या फिर ये 0 आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, यदि √2x प्लस में 5 बराबर में यहाँ 0 लिखना है। और इसके बाद यहाँ x का मान हमें देखो प्लस का 5 पहले इधर ले जाओ, माइनस का 5 और ये √2 का हो जाएगा भाग। और इसके बाद यदि इसको 0 लिखोगे, यदि आप x + √2 को 0 लिखोगे तो यहाँ से x का मान हमें माइनस में √2 मिलेगा और यही दोनों x के मान समीकरण का हल कहलाते हैं या फिर कह सकते हैं मूल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब इसके शेष भाग जो है ना, दोनों आप बड़े आराम से शेष बकाया वाले कर सकते हो या फिर चाहो तो एक और कर लेते हैं भाई। 5 प्रश्न थे, एक तो आपको बनता है ना, आपको एक करना है, चलो एक और कर देते हैं। यहाँ पर देखो इसका चौथा भाग है बच्चों। आप देखो बच्चों इसको कैसे करना है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना। देखो 8 लिखा है बटे में, चाहो तो ये बटे वाला 8 पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर दो, बटे वाला काम ही खत्म। 8 का गुणा करो पूरे समीकरण में तो ये बटे में दिखाई दे रहा है, ये खत्म हो जाएगा। 8 का यहाँ गुणा, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा, फिर माइनस 8 इंटू x हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 करना है, 0 में 8 का गुणा तो 0 रहेगा। अब वही काम है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 16 है, 16 एकम 16 और 16 के गुणनखंड करें और इस तरीके से हमें 8 ले आना है। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं 4 चौको 16 होता है, 4 के साथ 4 जोड़ो तो 8 मिल जाएगा। और बस ये सिंपल सा प्रोसेस देखो फिर वही करना है, 16x² ज्यों का त्यों, माइनस अब 8 को हम 2 पदों में बदलें, 4 + 4 में, इंटू x हमारा ज्यों का त्यों है, प्लस का 1 और बराबर में 0 है ना, सिमिलर काम है बिल्कुल। यहाँ देखिए 16x² है, फिर माइनस x के साथ में 4 का गुणा 4x, फिर माइनस x के साथ में 4 का गुणा 4x माइनस का हो जाएगा, प्लस में 1 और बराबर में 0। यहाँ से आप 2 के समूह बना करके कॉमन लेंगे। पहले जोड़े से 4x कॉमन है, 4 चौको 16, 4 बार कटेगा, x² से 1x बचेगा, माइनस 4x पूरा डिवाइड 1 बार, माइनस यहाँ कुछ भी कॉमन जब नहीं होता है तो 1 कॉमन लिया जाता है ना, सिंपल सा काम है। तो अब यहाँ पर मिलेगा 4x और ये माइनस का 1 बराबर में यहाँ लिखेंगे 0। और ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट 1 दिखाई दे रहे हैं, 4x - 1 फिर से कॉमन हमने ले लिया, 4x - 1 तो यहाँ पर हमें 4x मिलेगा, माइनस का 1 ये मिलेगा, बराबर में 0। अब आप देख पा रहे हो दोनों गुणनखंड सिमिलर हैं, एक ही है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर देखो होल स्क्वायर बराबर 0 है तो वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखो 4x - 1 बराबर 0, इसलिए 4x बराबर हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/4। अब बच्चों x का एक मान तो ये है, देखो इसको अगर हल करोगे तो एक मान मिलेगा x का 1/4, इसका भी हल वही मिलेगा क्योंकि दोनों गुणनखंड 1 है। तो यहाँ से भी x का मान कितना 1/4 मिलेगा, मतलब दोनों मूल इसके समान हैं। क्या लिखना है, दोनों मूल समान है। यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण के दोनों मूल
कि दोनों मूल समान हैं, दोनों मान कह सकते हो, मूल कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, मान समान हैं, तो आपको x बराबर क्या लिखना है, 1/4 कोमा 1/4, यही दोनों मूल हैं समीकरण के। ठीक है बच्चों, यही समीकरण का हल है, करेक्ट है। तो बचा है आपके पास केवल और केवल एक चौथा प्रश्न। ठीक है, ये चौथा हो गया, पांचवा बचा है, इसको आपको करना है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद ये दूसरा जो प्रश्न है उसको देखो, उदाहरण के हिसाब से है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था उसके 4-5 भाग हैं और वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो बस उसी के आगे सीधा सीधा बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.2 के जो दूसरा प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो दूसरा प्रश्न है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। एक उदाहरण 1 है, उसको पहले देखना पड़ेगा। उसमें जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं को हमें हल करके यहाँ पर देखना है। भाई उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं पहले क्या है। उदाहरण नंबर 1 आ जाओ भाई, कहाँ है उदाहरण नंबर 1? ये रहा आपका उदाहरण नंबर 1। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1 में क्या क्या समस्याएं दी गई हैं उनको समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 में जो समस्याएं दी गई हैं वो ऐसी लिखी हैं कि भाई जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे। हालांकि इस प्रश्न को आपने पहले कंप्लीट कर रखा है ना। उसमें केवल पूछा गया था कि भाई द्विघात समीकरण बना के छोड़ दो, यहाँ पर उस द्विघात समीकरण को हल भी करना है। तो ये है हमारे पास कह सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा प्रश्न है, और इसमें जो उदाहरण में दिया गया है उसके समीकरण बनाना है और फिर समीकरण को हल करना है। तो जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं। 2 व्यक्ति होंगे कंचे खेलने वाले, उनके पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। कहता है दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए। दोनों के 5-5 तो खो गए, ठीक, कम हो गए उनके पास, दोनों के पास 5-5 कम हो गए। अब जो शेष बचे उनके पास बचे संख्याओं की लिखता है, पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो बचे हुए शेष कंचे हैं उन कंचों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो 124 है। तो ये कहता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखो सरल सा है सवाल, ध्यान से समझना है बच्चों। पहले हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जान के पास x कंचे हैं, माना, यहाँ लिख देते हैं माना जान के पास, माना जान के पास x कंचे हैं, x कंचे हैं। तो अगर जान के पास x कंचे हैं तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे? टोटल 45 हैं, टोटल 45 हैं। तो 45 में से x घटा दो, दूसरे के पास कंचों की संख्या निकाल आएगी। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये है कोई जान और ये है कोई जीवंती, दोनों के पास कंचों की संख्या का योग 45 है। ऐसे ही तो कह रहा है प्रश्न। अब यहाँ जान के पास हमने मान लिया कि x कंचे हैं, तो बताओ जीवंती अर्थात दूसरे के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45, और प्लस इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जीवंती के पास जो कंचे हैं वो कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। तो क्या यहाँ लिखना है आपको? यहाँ लिखना है चूंकि जीवंती के, तो चलो चूंकि ना लिखो, यहाँ लिखो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी होगी? आप लिख सकते हो यहाँ पर 45 माइनस x। ठीक है, ये जीवंती के पास कंचे होंगे। यहाँ पर आप लिखना चाहो लिख सकते हो चूंकि कुल दोनों के पास कंचे, दोनों के पास कुल कंचे, दोनों के पास कुल कंचे बराबर, ऐसे लिख लो, कितने हैं? 45 हैं। दोनों के पास कुल कंचे 45 हैं। अगर जान के पास x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्न ये कहता है, दूसरी शर्त यह है कि इनके दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए। दोनों के पास 5-5 खो गए। मान लो इसके पास कोई ऐसे, मान लो शॉर्ट में अगर मान लो कि 10 कंचे इसके पास थी तो 5 खो गए, तो 5 ही तो बचे।
x थे तो x में से 5 कम कर लो, x माइनस 5 इसके पास रह जाएंगे। और इसी प्रकार बिल्कुल जीवंती के पास जो कंचे ये लिखे हुए हैं इसमें से भी 5 कम कर दें, तो इसके भी 5 खो गए, इसके भी 5 खो गए। तो आप लिखो चूंकि दोनों के पास 5 कंचे खो गए हैं, तो अब जान के पास कितने बचे? जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? जान के पास कंचों की संख्या बराबर, पहले x थे 5 हो गए तो x माइनस 5, तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जीवंती के पास कितने होंगे? आप लिखो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? कंचों की संख्या पहले जीवंती के पास थे कितने? 45 माइनस x थे, और 5 खो गए तो 5 इसमें से कम कर लो, 45 माइनस x में से 5 और कम करो, तो कितने रह जाएंगे? यहाँ लिखना है 40 माइनस x रह जाएंगे। ये इतने रह गए भाई, जान के पास इतने रह गए, जीवंती के पास ये रह गए। अब प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों का गुणा करो तो गुणनफल कितना है? 120 लिखा है। कितना लिखा है? देखो भाई, दोनों का गुणनफल कितना लिखा है? 124 लिखा है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार जो दोनों के पास शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो प्रश्न के अनुसार देखो, जान के पास x माइनस 5 कंचे बचे हैं, जबकि जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बचे हैं, दोनों का गुणनफल बराबर 124। ये प्रश्न में दिया गया है। बात ठीक समझ में आएगी नहीं? ये प्रश्न में दिया गया, जो भी प्रश्न में दे उसको हमें बिल्कुल एज इट इज करना है। इधर उधर अगर जरा भी कर दिया तो आपका आंसर फिर सही नहीं आएगा। प्रश्न में जो भी कहा गया है वही हमने किया है। ये टोटल x कंचे थे जान के पास, तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, क्योंकि टोटल संख्या 45 है। 5 दोनों के खो गए तो दोनों से हमने 5 कम कर लिए। अब जो शेष बचे हैं उनका गुणा बराबर 124 प्रश्न में कहा गया है, तो सीधा सीधा किया है। बाकी इनका दोनों का आपस में गुणा करूँ, देखो x का पहले करना है 40 में गुणा, तो आपको 40x मिल रहा है। x का गुणा माइनस x में करोगे तो माइनस का x स्क्वायर मिलेगा। माइनस 5 का यहाँ 40 में गुणा करो तो माइनस 4 पंचे 20 मतलब 200 मिलेगा। और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5 का x में गुणा यहाँ 5x मिलेगा। यहाँ पर 124 को भी इधर ले आओ, माइनस का 124, और बाद में यहाँ पर अब क्या बचेगा? 0 बचेगा। बोलो सही है? इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या? वैसे हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल मेरे साथ, बिल्कुल साथ, जैसे कनेक्ट होता है ना ब्लूटूथ, वैसे ही कनेक्ट करो। हम जो यहाँ लिख रहे हैं आपको बिल्कुल वही, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ लिख रहे हैं तो आप यहाँ उतार रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर समझे ही नहीं आएगा कुछ भी। जो हम मुँह से कह रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम साथ में कलम चलना चाहिए। हम आराम से लगाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो चलो यहाँ तक पहुँचते हैं, आगे बढ़ो। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, माइनस में x स्क्वायर लिखा है। थोड़ा अब यहीं से ध्यान, यहाँ पर आ जा, ध्यान एकदम देखो, माइनस में x स्क्वायर लिखा है, यहीं पे पूरा फोकस करो। ये माइनस x स्क्वायर वाला पद लिखा है, इसका किसी से किसी को कोई जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर x स्क्वायर का पद x स्क्वायर वाले पद से ही घटता या जुड़ता है। तो भैया x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद x वाला पद x वाले पद से जोड़ा घटाया जाता है, ये दोनों ही प्लस के हैं। देखो तो 40x और 5x को योग कर दो, 45x हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें x नहीं है, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, और दोनों ही माइनस के हैं, तो इनको भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। माइनस में 200 और 324 लिखो, और बराबर में 0 लिखो। ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि माइनस का सब में गुणा कर दो टोटल। तो माइनस का गुणा करते ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 45x। जब माइनस का गुणा करोगे तो जो भी जिस पद के जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको बदल देने हैं। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये प्लस का हो गया, ये भी देखो प्लस में था तो माइनस का हो गया, ये माइनस में था तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 324, और ये बराबर 0 में तो चाहे माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है, वो तो 0 ही रहेगा।
अब ये बच्चों देखो सीधा सीधा एक द्विघाती समीकरण बन गया है। इस द्विघाती समीकरण को जब हल करोगे जो x का मान निकलेगा वो x का मतलब है जान के पास कंचों की संख्या। ठीक है, जान के पास कंचों की संख्या निकल आएगी इसको अगर हल करोगे। तो इसको अब हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। क्या होती है गुणनखंड विधि? यहां पर 324 संख्या लिखी है, इसके गुणनखंड करो और ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 45 आ जाए। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। देखो 324 के यहाँ गुणनखंड पहले अलग से करके देख लेते हैं। 324 2 से डिवाइड करो, 2 से देखो डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, अब और 3 से डिवाइड करो, 3 नेम 27 और 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़े बनाओ, ऐसे प्लस निशान है इसलिए ऐसे 2 जोड़े बनाओ जिनका जोड़ 45 आ जाए, है ना, योगफल 45 आए। करो भाई, ये 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 36 नई बात बन रही है भाई। तो क्या कर दें, देखो 3 तिया 9 तिया 27 और आपको 27 और 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 और 27 का योग भी हमारी समझ में नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो क्या करना है, देखो 3 तिया 9 और 9 चौको 36 लिख दें और 3 त्रिका 9, देखो ये हमारा बन गया हिसाब किताब। देखो ध्यान दें क्या किया है हमने, 3 देखो ऐसे किया, 4 तो ये हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो एक गुणनखंड 36 हो गया और एक 3 त्रिका 9, तो 36 और 9 45 होता है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इस प्रकार लिखना है एक्स स्क्वायर, ये 45 को हमें 2 पदों में तोड़ के लिखना है। कौन कौन से पदों में? यहाँ पर लिखना है 36 प्लस 45 का 36 प्लस 9 का योग करें तो हमें 45 मिलेगा। तो इस 45 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 36 प्लस 9 लिखना है। ठीक है, माइनस अपना ज्यों का त्यों रहेगा। 45 की जगह लिखेंगे 36 प्लस 9 लिखेंगे और इंटू एक्स, ये ठीक है, प्लस में 324 भी ठीक है, बराबर में लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का अंदर गुणा कर दें, इस x का अंदर गुणा करें और ये माइनस है, माइनस का भी गुणा करो तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 इंटू एक्स, ये x का अंदर गुणा, ये प्लस का निशान माइनस का हो जाएगा। 9 में x का गुणा 9x लिखें, प्लस में लिखें 324 और बराबर इधर लिखेंगे 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है क्या? एकदम सही चल रहा है। अब देखो ये वास्तव में 3 पद का प्रश्न था, 3 पद का आपका बहुपद था और 4 पदों में बदल गया, देखो, है ना। तो अब हमें क्या करना है, 2-2 के समूह बना करके कॉमन लेना है। यहाँ पर 2 पदों में से अलग कॉमन लो, इधर के 2 पदों में से अलग कॉमन लेना है। चलो इसको रब कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और यहाँ पर देखो ध्यान से समझते हैं क्या लिखना है आपको। यहाँ से बताओ, x जब कॉमन चला जाएगा यहाँ से तो अब क्या मिलेगा, x चला गया कॉमन, एक x मिल गया, स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ से x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, 36 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें आगे दोनों पदों से देखो माइनस का 9 कॉमन ले लो भाई, ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर देखो जब माइनस कॉमन लिया है, माइनस का 9 कॉमन लिया है तो माइनस प्लस ये भी हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 9 से भाग करो तो 36 बार जाएगा। इस तरीके से 36 लिख लें और बराबर हो जाएगा 0। ये जरूरी है, जब भी ये प्रोसेस आप कर रहे होगे तो ये जरूरी है कि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है, ऐसे मानो। तो अब दोबारा से हम x माइनस 36 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x माइनस 36 हम फिर से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 9 और यहाँ पर बराबर 0। ठीक है बच्चों, क्लियर एकदम। अब यहाँ से 2 गुणनखंड है, एक ये दोनों का गुणनफल बराबर लिखा है 0, कभी हो नहीं सकता। दो गुणनखंडों का गुणनफल तभी 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो अदरवाइज ये 0 हो, 2 में से कोई एक जरूर 0 होगा, तभी गुणनफल 0 हो सकता है। जैसे आपसे कहें कि भाई कभी 4 और 5 का गुणा करें तो क्या कभी 0 हो सकता है, ये तो गुणनफल 20 आएगा। 0 तभी हो सकता है या तो 4 की जगह 0 लिख दो, देखो 4 की जगह 0 लिख दें, 5 के साथ गुणा करें और जैसे 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 अपना बना रहे ज्यों का त्यों,
5 की जगह 0 लिख दें तो भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी गुणनफल 0 होगा। सही है कि नहीं? तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 36 को हम 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 36 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 36। और यदि यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि भाई x का मतलब क्या था? x का मतलब था कि जान के पास कंचे कितने हैं, तो आपको लिखना है जान के पास कंचे हैं 36, या फिर 9 भी हो सकते हैं, दोनों ही सही है। जान के पास 36 कंचे हो सकते हैं या 9 कंचे हो सकते हैं। अगर जान के पास 36 कंचे हैं तो फिर जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? 45 माइनस 36, 45 में से 36 घटाओ 9 बचेगा। अगर इसके पास 36 कंचे हैं तो फिर जीवंती के पास 9 कंचे हो जाएंगे। और या ऐसा हो कि भाई जान के पास 9 कंचे हैं तो 45 में से 9 घटाओ तो फिर जीवंती के पास 36 कंचे हो जाएंगे। तो टोटल मिला के 45 कंचे हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ लिख देते हैं जान के पास कंचे, जान के पास कंचों की संख्या कितनी लिख दें? बराबर लिख दें 36, तथा जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? कंचों की संख्या बराबर होगी 36 माइनस कितनी होगी? 45 माइनस 36, 45 में से 36 घटाओ कितना बचेगा? 9 बचेगा। जान के पास कंचे अगर 36 हैं तो जीवंती के पास कंचे कितने हैं? केवल और केवल 9 हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जान के पास कंचे बराबर 9 हों, ये वाले जान के पास मान लें कंचे हैं, तो फिर अगर जान के पास इतने हैं तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे? तब जीवंती के पास कितने होंगे? यहाँ लिखो जीवंती के पास कंचे बराबर कितने हो जाएंगे? 45 में से 9 घटाओ 36 मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसके आंसर लिखना है। जान के पास कंचे 36 होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जान के पास 9 हो तो जीवंती के पास 36 होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर पीछे जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में केवल ये पूछा गया था कि भाई द्विघात समीकरण बना के छोड़ दो, तो यहाँ पर दो घात समीकरण ये आपका बन गया था, वहीं पर छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर उसमें पूछा गया है कि उस प्रॉब्लम को जो इस वाले उदाहरण में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करके हमें जान के पास और जीवंती के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद यहीं पर अभी एक और दूसरा प्रश्न है, देखो ध्यान दें, इसी में बिल्कुल एक और दूसरा प्रश्न है, उदाहरण है इसका भी। इसमें भी उदाहरण में देखो एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसको जल्दी से नोट करें और उदाहरण वाला जो दूसरा है उसको भी देखो समझते हैं। क्या दिया गया है? देखो ये है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या कहता है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए कितनी है। ठीक है, कर दें इसको रब कर देते हैं। अब आगे से बिल्कुल एकदम साथ साथ चलना है ना। चलो इसको रब कर देते हैं, और ये इसका जो दूसरा भाग है, इसी उदाहरण का दूसरा भाग है, उसको भी ध्यान से देखें। देखो ये हमारा है उदाहरण नंबर इसका दूसरा पार्ट है ना, प्रश्न संख्या दूसरा कह सकते हो। एक्सरसाइज के हिसाब से देखो तो 4.2 एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग, ऐसे समझो, है ना। क्या कहता है? कहता है कुटीर उद्योग कुछ दिन में खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें तो एक खिलौने का मूल्य मिलता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि किसी एक दिन निर्माण लागत कुल 750 रुपये थी,
तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां पर लिखो माना उस दिन, या किसी दिन लिख दें, माना किसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर मान लेते हैं x है। किसी दिन x खिलौना केवल बने, ये मान लिया। अब एक खिलौने का मूल्य कितना है, नोट करते जाना आराम से। क्या कह रहा है, एक खिलौने का मूल्य कितना है। टोटल खिलौने इतने बने, लेकिन एक खिलौने का मूल्य कितना है। प्रश्न कहता है एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से इसको घटाओ, तब एक खिलौने का मूल्य मिलता है। ये प्रश्न कह रहा है, हमने नहीं कहा है। प्रश्न जैसा कहता है बस वैसा ही करना है। क्या कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य बराबर, यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बात यह है कि एक खिलौने का मूल्य कितना है। यहां लिखो एक खिलौने का मूल्य बराबर कितना दिया गया है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें तो ये आपको एक खिलौने का मूल्य मिल रहा है। प्रश्न कहता है कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें। तो घटा दिया हमने, 55 में से x घटा दिया, ये मिल गया एक खिलौने का मूल्य। अब उस दिन जो खर्चा हुआ है टोटल वो 750 रुपये हुआ है। तो एक खिलौना बना इतने रुपए में, तो x खिलौने कितने में बनेंगे, x का गुणा कर दें। एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया है तो x खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दें तो x खिलौनों का मूल्य निकल आएगा। और x खिलौनों का मूल्य का मतलब उस दिन की लागत निकल आएगी। और प्रश्न कहता है उस दिन लागत भाई कितनी, 750 रुपये। तो आप यहां लिखोगे उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी। उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर, आप लिखो एक खिलौने का मूल्य तो 55 माइनस x रुपया है और टोटल खिलौने हैं x, तो हम x का गुणा कर दें तो उस दिन की टोटल लागत इतने रुपए हो जाएगी। जबकि प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। तो प्रश्नानुसार लिखोगे 55 माइनस x गुणा x बराबर में 750 रुपये। बोलो आई बात समझ में, क्लियर रहती बात है ना। एक दिन की जो निर्माण लागत है वो प्रश्न के अनुसार दी गई है कितनी, 750 रुपये। एक खिलौने का मूल्य ये है तो x खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर दें। ये टोटल इतनी लागत एक दिन में आई और प्रश्न कहता है एक दिन में आई 750, तो बराबर 750 लिख दें। अब इसको हल कर ले, आपका बढ़िया सा समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। फिर इसको हल करेंगे, x का इसमें अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 55x माइनस x का अंदर गुणा करो x स्क्वायर, इधर ले आओ माइनस का 750 लिख लो भाई। अब कुछ नहीं बचा, बराबर 0 लिखना है। आगे चाहो तो माइनस का सब में गुणा कर दो, तो माइनस का जैसे ही गुणा करोगे प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 55x हो जाएगा और ये प्लस का 750 लिखना है, बराबर लिख देते हैं 0। देखो बिल्कुल द्विघात समीकरण का मानक रूप लग रहा है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 750 के ऐसे दो गुणनखंड करें, ऐसे दो जोड़े बनाएं कि योगफल 55 हो जाए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जो अभी कर रहे थे। 750 के यहाँ फैक्टर कर लें। देखो यहाँ पहले तो चलो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 1 0, और 5 से डिवाइड करो तो 5 तिया 15 0, और 5 से डिवाइड करो 5 छक्का 30, और चलो 2 से डिवाइड कर लो तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये टोटल डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, फैक्टर हो गए इसके। अब हमें 1 2 3 4 5 फैक्टर मिले, लेकिन हमें तो 2 बनाने हैं। इनका आपस में ऐसे हिसाब से कॉम्बिनेशन कर दो कि जोड़ने पर हमें 55 मिल जाए। चलो देखते हैं, 5 पंचे कितने होते हैं, 25। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 बच्चों हो गया काम। 30 में 25 जोड़ो, देखो पूरा मिलेगा 7। ये देखो कितना मिल जाएगा, 55। आई बात समझ में कि नहीं। हमने क्या किया, 5 पंचे 25 का एक जोड़ा बना लिया,
5 दूनी 10, 10 या 30, 30 का एक जोड़ा बना लिया, तो 30 और 25 दोनों को जोड़ो 55 हो जाएगा। सही है। तो अगर सही है तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये लिखना है, माइनस अपना ज्यों का त्यों रखना है, 55 की जगह पर ये लिखना है कितना, 30 प्लस 25, 55 हो गया, इंटू एक्स अपना ज्यों का त्यों, प्लस में 750 भी ज्यों का त्यों, बराबर यहाँ लिख दें 0। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं यहाँ पर इतना। अब बताओ इस एक्स का अंदर गुणा करें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करो 30x लिखना है, फिर ये प्लस माइनस ये बीच का निशान भी माइनस ही हो जाएगा, x का अंदर गुणा करो 25x लिखना है, प्लस में 750 लिखो बराबर 0 लिख लो। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 के समूह बना करके आपको कॉमन लेना है, और इस समूह से आप देख पा रहे हो x कॉमन दिखाई दे रहा है, x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, स्क्वायर है ना, एक बार x कैंसिल होगा, एक x बचेगा, फिर माइनस का निशान लगाओ, x पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 30, बिल्कुल ठीक है। आगे से माइनस में 25 कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस 25 है कॉमन कि नहीं, तो माइनस भी कट गया, 25 से 25 भी कट गया, x बचेगा। यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ माइनस कर लो, 25 से यहाँ भाग करो, 25 या 75, 30 बार जाएगा, बराबर लिख दें 0। ठीक है, अब x माइनस 30 फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 30 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 25 और बराबर में 0। हमने आपको बताया ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे अर्थात कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो ये मानो कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। ये दोनों कॉमन जरूर मिलेंगे, हर हालत में दोनों ब्रैकेट एक ही मिलेंगे जिनको आप कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x और माइनस का 25। तो वही पुरानी वाली बात हो गई, या तो ये 0 अथवा ये 0, तो आपको वही लिखना है। किस तरीके से देखो लिखना है, यदि x माइनस 30 बराबर 0 लिखना है तो x बराबर हो जाएगा 30, और यदि दूसरा वाला गुणनखंड जो x माइनस 25 है इसको 0 लिखोगे तो x का मान हमें 25 मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमसे पूछा गया था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए, तो कितनी बतानी है, 25 बतानी है कि 30 बतानी है। x का मान 25 भी है, x का मान 30 भी है कि नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, 25-30 दोनों हो सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 हो सकती है या फिर 30 हो सकती है, दोनों ही सही है आंसर, कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको लिखना है खिलौनों की संख्या, है ना, उस दिन बने खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर क्या लिखना है, खिलौनों की संख्या बराबर लिखना है 25 या 30, ऐसा आंसर में लिखना है आपको। ठीक है, 25 हो सकती है या 30 हो सकती है, ऐसा आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो और जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं आप। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे प्रश्न पर आ जाओ। देखो बड़े आराम से पूरी बात को पढ़ना होता है इसमें, यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से पूरी बात समझो, क्या क्या दिया गया है, और उसी के अनुरूप आपको समीकरण बनाना है और फिर इसके बाद उसको हल करना है। ऐसा कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याओं को केवल ज्ञात करना है जिनका योग करने पर तो 27 मिले और उनका आपस में गुणा कर दें तो 182 हो जाए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। चलो देखो समझते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसा कहता है कि इसमें से दो संख्याओं में से मान लेते हैं कि एक संख्या x है, माना एक संख्या बराबर हम इसमें से मान लेते हैं कितनी है, x है। अगर एक संख्या x है तो बताओ दूसरी कितनी होगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस x। आप यहाँ लिख सकते हो दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं, कैसे, देखो ऐसे यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना दिया गया है,
27 दिया गया है। दोनों संख्याओं का योग 27 दिया गया है। मतलब ऐसे कह सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का योग 27 है। अब यहाँ पहली संख्या को x मान लिया गया है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर 27 लिखो तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? ये तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? 27 माइनस x हो गई। अब आगे की बात है। अब कहता है कि इन दोनों का गुणा कर दो, तो गुणनफल बराबर कितना लिखा है? लिखता है इन दोनों का गुणनफल 182 है। तो भैया दोनों का गुणा करो, बराबर 182 लिख दो, क्या दिक्कत है? तो ये हमारी अगली शर्त है प्रश्न की कि दोनों का गुणनफल बराबर, यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों का गुणा कर दें। एक तो x है और दूसरी 27 माइनस x है, दोनों का गुणनफल बराबर 182 लिखना है। ये हो गया बच्चों, ठीक है कि नहीं? बताओ कोई समस्या तो नहीं है? दोनों का गुणनफल बराबर 182, सही है। अब भैया यहाँ पर एक बढ़िया सा समीकरण बन जाएगा। x का पहले अंदर गुणा कर लेते हैं, देखो x का 27 में गुणा 27x हो जाएगा, फिर माइनस इस x का अंदर गुणा करो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 182 माइनस का 182 हो जाएगा और बराबर 0। क्या किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? सही है, कोई समस्या तो नहीं? आगे ध्यान से वही पुरानी वाली बात कि अगर एक्स स्क्वायर का पद ये माइनस में दिखाई दे रहा है तो माइनस से सब में गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27x, प्लस में हो जाएगा 182 और बराबर क्या लिखेंगे? 0। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये एक बढ़िया द्विघात समीकरण बनता दिखाई दे रहा है एकदम। 182 के ऐसे गुणनखंड करो जिससे जोड़ने पर आपको 27 मिल जाए। यहाँ देखो करके 182 के गुणनखंड, 2 से काटो, 2 ने 18, 2 एकम 2 और यहाँ पर 13 सत्ते 91 होता है, 13 एकम 13, ये गुणनखंड हो गए। देखो अब हमें 27 चाहिए बच्चों, इन दोनों का आपस में गुणा बताओ कितना होगा? 14, 14 गुणे 13 लिख लो, 14 और 13 का योग बराबर होता है 27। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ इस 27 की जगह पर 14 प्लस 13 लिखना है। एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस भी ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर लिखना है 14x प्लस लिखना है 13x, या फिर x बाद में सीधा सीधा लिख दिया करो, 14 प्लस 13 ऐसा लिख लें और बाद में x लिखो और प्लस में 182 और बराबर में 0। ठीक है, x का अंदर कर दें गुणा, तो अब आपको यहाँ से मिल रहा है एक्स स्क्वायर, माइनस में लिख दें 14x, x का अंदर गुणा, यहाँ माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13x और प्लस में 182 और बराबर में 0। यहाँ पर देखो 2 2 के समूह बनाकर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से x कॉमन लिया जाए तो बचेगा x, फिर माइनस यहाँ x कॉमन चला जाएगा तो 14 बचेगा। आगे से देखो माइनस में 13 कॉमन है 13 कॉमन, तो 13 जब कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 13 से भाग करो 14 बार जाएगा और बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट मिलना ही चाहिए। देखो मिल गए कि नहीं? इसका मतलब हमने सही किया है। x माइनस 14 फिर से कॉमन लेना है, x माइनस 13 यहाँ बचेगा, बराबर लिख देते हैं 0। बोलो भाई ठीक है कि नहीं? कोई समस्या? अब यहाँ से आपको इस गुणनखंड को बराबर 0 लिखना है या फिर इसको 0, दोनों को 0 अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो चलो इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख दें? यदि x माइनस 14 बराबर में 0 तो यहाँ से x का मान निकलेगा 14, और यदि दूसरा गुणनखंड 0 लिखोगे x माइनस 13 बराबर 0 तब x की वैल्यू हमें मिलेगी 13। अब आप कह सकते हो कि हमसे पूछा गया था कि दोनों संख्याएं बताइए। अगर हम ये माने पहली संख्या 14 है तो दूसरी वाली संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14। 27 माइनस 14 का मतलब 13। तो कह सकते हैं कि एक संख्या आपकी 14 है, दूसरी 13 है, या फिर पहली 13 है तो दूसरी 14 है, तो कुल मिला के 13, 14 दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो आपको यहाँ लिखना है अभीष्ट संख्याएं। क्या लिखना है? अभीष्ट संख्याएं। जो संख्याएं हमसे पूछी गई थी वो कौन कौन सी हो जाएंगी? 13, 14 हो जाएंगी। ये है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखना है, सुथरा सा। एग्जाम में भी आपको साफ सुथरा लिखना है और अच्छा सा एकदम दिमाग एग्जामिनर का कहाँ पड़े? आंसर पर। जैसे आंसर बढ़िया दिखे तो उसको ये लगे कि अगर आपने कुछ गलती भी की होगी ना
और यहाँ पर अगर बढ़िया लिखा दिखाई दे जाए तो हो सकता है कि आपको वो पूरे नंबर दे दे। इसलिए आंसर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, बढ़िया आंसर डटा के एकदम लिखना है ना। और इसके बाद उसे काले कलम से बढ़िया सा वहाँ पर मोटा करके लिख दो कि भाई ये आंसर है हमारा, है ना, पॉपअप हो जाए, थोड़ा अच्छा सा लगने लगे। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि वहाँ पर कॉपी होगी, वहाँ पर आप खुद नहीं होगी, आप कह नहीं सकते कि नहीं सर हमारा तो सही है, हमारा तो सही है ना, ये तो कह नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ पर तो वास्तव में एग्जामिनर के पास जो कॉपी है उससे लगे कि भाई हाँ लड़का बढ़िया है, ये होना चाहिए लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो भाई, चौथे प्रश्न में लिख रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यही तो है, 365 दिया गया है वर्गों का योगफल। 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक से मतलब बताओ। कभी भी क्रमांगत की बात कही जाए तो क्रमांगत पूर्णांक होते क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई 1 के आगे का पूर्णांक बताओ तो 2 कहे, 2 के आगे का कहो तो 3 कहोगे, 3 के आगे का पूछा जाए 4 कहोगे। मतलब इन पूर्णांकों को हम क्रमागत पूर्णांक कहेंगे। क्रमागत पूर्णांक की क्या खास बात है, खास बात यह है कि 1 जोड़ दो आगे का पूर्णांक मिल जाएगा। यहाँ पर हमने देखो 1 प्लस किया तो ये मिल गया, इसमें 1 प्लस किया ये मिल गया, इसमें 1 प्लस किया ये मिलेगा, इसमें 1 प्लस किया ये, मतलब कुल मिला के आगे 1 का पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। अगर हम ये माने कि एक कोई पूर्णांक x है तो उसके आगे का पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्रमागत हमें चाहिए तो क्रमागत पूर्णांक हम ये मान लेते हैं। देखो इस तरीके से ये हमारा है चौथे नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये लिखना है माना क्रमागत धन पूर्णांक। मान लें कि 2 आपके क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से, x, x प्लस 1 हैं, ये मान लो। एक अगर x है तो उसमें 1 और जोड़ दें, पहला अगर x है उसमें 1 जोड़ दे तो आगे का दूसरा वाला क्रमागत मिल जाएगा। तो ये दोनों पूर्णांकों को हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब इनके वर्गों का योगफल प्रश्न में दिया गया है। इनके वर्गों का योगफल देखो कितना दिया गया है, आपसे कहा गया है कि इनके वर्गों का योगफल बराबर में 365 है। ठीक है भाई, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ऐसा कहो कि इनका दोनों का वर्ग कर दें। देखो किसका किसका वर्ग करो, x का वर्ग करो, x प्लस 1 का वर्ग करो, वर्गों का योग कर दे, वर्ग करके जोड़ दे तो वर्गों का योग कहा जाएगा, है ना। वर्ग कर दें दोनों की, जोड़ दें तो वर्गों का योगफल बराबर कितना है, 365 है। क्लियर बात होगी, कोई दिक्कत हो बताओ। वर्गों का योगफल 365 है। अब आप बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा सुंदर एक समीकरण बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस होल ऑफ स्क्वायर तोड़ो तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों के गुणा का दूना लिखोगे, कितना लिखोगे, 2x। ये 365 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 365 और इधर बराबर में 0 लिख लो। बोलो इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई समस्या। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता। ये वाला फॉर्मूला यार लगाया हमने भैया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। पहला पद ये है, इसका स्क्वायर करो, प्लस दूसरा पद ये है, इसका स्क्वायर करो, प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना करना पड़ता है। दोनों का गुणा करो a इंटू बी, इसका दूना 2 इंटू बी। वही चीज़ यहाँ पर लिखिए। देखो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 पर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ। ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा करो, 1x का दूना 2x हो गया कि नहीं होगा, और ये माइनस का 365 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पर और थोड़ा आगे बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर को जोड़ के हम 2x स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद 2x प्लस का लिखा है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 365 इसमें से एक ये प्लस का है, देखो तो माइनस का 364 ही बचेगा बराबर में 0। माइनस का 365 प्लस का है, एक कम करो इसमें तो माइनस का बचेगा 364 बराबर 0। इसके साथ साथ में आप ध्यान से देखो तो 2 सब में भाग जा रहा, पूरे समीकरण में 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं, 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जाएगा और 2 का भाग तीनों पदों में जा रहा है। शून्य में तो चाहे क्या ही का भाग दे दो चला ही जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं।
तो चलो यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से यहाँ डिवाइड करो तो x हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करो तो देखिए ध्यान से, 2 से यहाँ डिवाइड करो, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4 और बराबर में 0। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। अब इसको हल करो, कैसे करना है? 182 के गुणनखंड ऐसे करना है, ध्यान से देखो, ध्यान दो, यहाँ पर 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो x का गुणांक 1 ही तो माना जाएगा। तो हमें 282 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे कि ये घटाने पर, माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 1 आ जाए। कर देते हैं, देखो यहाँ गुणनखंड करो, 182 लिखो। गुणनखंड कैसे करोगे? वही गुणनखंड वाली प्रोसेस कर लो, 2 से पहले डिवाइड करो, 2 निम 18, 2 एकम 2, और यहाँ पर 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 गुणा 7 लिख लो यार, सीधा सीधा काम खत्म, 7 एकम 7। तो यहाँ से हमें चाहिए 1, देखो इसका गुणा इसमें कर दें तो 2 और 7 का गुणा, 2 सत्ते 14, और 14 गुणा 13 कर लो, तो 2 गुणनखंड देखो हमने बना लिए। और यहाँ से 14 में से 13 घटाओ तो 1 मिलेगा, 14 माइनस 13 कर दें तो 1 मिलेगा, हमें 1 ही तो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखो, क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस यहाँ 1 की जगह पर 14 माइनस 13 लिख लें, 14 में से 13 घटेगा, 1 बचेगा, इंटू एक्स ज्यों का त्यों, माइनस का 182 बराबर में यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, इसको चाहो तो लिखा रहने, वैसे ये रफ काम है, आगे आप लिख भी सकते हो और ना लिखो तो कोई समस्या का काम नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया है, इसको लिखा रहने कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर x का अंदर गुणा करें, इस x का यहाँ गुणा करें तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, प्लस x का 14 में गुणा 14x हो जाएगा, माइनस में इधर 13x हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे 182 और बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब 2-2 की समूह बना के आप कॉमन लो, इस समूह से अलग, इस समूह से अलग। बोलो इस समूह से क्या कॉमन है? इन दोनों जगह से x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो भाई यहाँ पर स्क्वायर था, 1x कैंसिल हो गया, 1x बच गया, प्लस यहाँ से 1x पूरा कैंसिल, तो प्लस में लिखो 14 है। ठीक है, इधर से ध्यान से देखो, दोनों जगह से माइनस में 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 से 13 का भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दें और 13 का भाग करेंगे 182 में 14 बार जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, ये आपको लाइन करनी नहीं है, यहाँ पर हमने समझाने के लिए की है। ठीक है, तो x प्लस 14 देखो दोनों जगह से फिर से दोबारा से कॉमन है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भाई अगर ये दोनों जगह से कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये प्रोसेस ही गलत की है। आना ही चाहिए बिल्कुल, x प्लस 14 यहाँ है तो x प्लस 14 यहाँ भी आना ही चाहिए, बिल्कुल आएगा। हर प्रश्न में ऐसा ही होता है, दोनों गुणनखंड कॉमन आने चाहिए। तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर माइनस में 13 बराबर में ये लिखेंगे 0। तो अब देखो 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 लिखा है, 2 गुणनखंडों का गुणनफल तभी तो 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो इन दोनों में से किसी न किसी को तो 0 होना पड़ेगा। तो आप लिखो यदि x प्लस 14 को 0 लिख दें तो यहाँ से x की वैल्यू हमें माइनस में 14 मिलेगी, प्लस 14 इधर ले जाओ माइनस 14। और यदि ऐसा कर दें कि x माइनस 13 को 0 लिख दें तो निश्चित रूप से x का मान मिल जाएगा 13, माइनस का 13 है, इधर ले जाओ प्लस का 13। तो बच्चों एक बात बताओ कि धन पूर्णांक पूछे गए थे, ऋण पूर्णांक तो नहीं पूछे गए, तो हमें यहाँ पर ऋण पूर्णांक मिला, इसका मतलब इसको आप छोड़ दें, ये तो ऋण पूर्णांक है, हमें तो धन पूर्णांक पूछे गए हैं। तो आपको क्या लिखना है? 13 वैल्यू सही लिखनी है, 14 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 13। तो यहाँ पर आप लिखो x बराबर यहाँ ऐसा लिख सकते हो, माइनस 14 ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, अतः इसे छोड़ देंगे, बिल्कुल इसको यूज नहीं करेंगे हम। तो x बराबर क्या यूज करेंगे? 13। ठीक है, x बराबर 13 का मतलब यह है कि एक संख्या हमारी 13 हो गई, अगली वाली 13 में 1 जोड़ो तो 14 मिलेगी। तो अतः आप यहाँ लिखो क्रमागत पूर्णांक बराबर क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या लिखोगे? यहाँ पर 1 लिखना है 13, 1 लिखना है 13 प्लस 1 मतलब 13, 14 लिखना है, और ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गई कि नहीं? इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।
अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक कोई क्या है, समकोणीय त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ऐसा कह रहा है। जैसा कहे बस हमें वैसे ही करना है। आगे कह रहा है इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तो 2 भुजाएं ज्ञात करिए। भाई कर्ण तो पता ही है हमें, तो जब समकोणीय त्रिभुज की बात करिए, समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज की 3 ही भुजाएं तो होती हैं, और समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं का स्पेशल नाम होता है। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। तो यहाँ कर्ण तो दिया गया, लंब आधार में पूछ लिया गया है कि लंब बताओ आधार बताओ, मतलब 2 भुजाएं हमसे पूछी गई हैं और इसका कर्ण का मान दिया गया है। देखो इसको रब कर लेते हैं। और 5वां प्रश्न देखो भाई, ये हमारा 5वां प्रश्न है। देखिए 5वें प्रश्न में ऐसा कहता है, एक देखो चित्र से समझने की कोशिश करें कि समकोणीय त्रिभुज है। देखो ये हमने एक समकोणीय त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और इस समकोणीय त्रिभुज का कर्ण तो फिक्स है बिल्कुल, 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये तो 13 दिया गया है। इसमें इस भुजा को हम जो लंबवत खड़ी है, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं, और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो प्रश्न आपका ये कह रहा है कि जो उसका लंब है वो कितना है। देखो इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई मानी लंब कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये मान लिया जाए कि ये हमारा जो आधार है वो कितना है, मान लें थोड़ी देर के लिए x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर आधार है भाई, ठीक है। मान लिया कि आधार x सेंटीमीटर है, तो बताओ लंब कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी। प्रश्न कह रहा है ये बात कि जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है, वो इस वाले से 7 कम है। कह रहा है कि नहीं कह रहा, आधार से 7 कम है। मतलब कह सकते हो कि जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई का दूसरा नाम लंब भी होता है, एक ही बात है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर है x से 7 कम, मतलब आधार से 7 कम। आधार x है तो ये हमारी 7 कम है, x से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर ये आपको कर्ण दिया गया है प्रश्न में। ये सब कुछ बातें देखो हमें गिवन है प्रश्न के अनुसार। आप यहाँ ऐसा लिख सकते हो, माना समकोणीय त्रिभुज का आधार बराबर, मान लें कि आधार बराबर कितना है, x सेंटीमीटर है। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो प्रश्न के अनुसार ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो प्रश्न के अनुसार ऊंचाई बराबर आपको लिखनी है, ऊंचाई बराबर है आधार से 7 कम है। तो चलो x - 7 हो गई, यहाँ तक तो बात ठीक है। कर्ण दिया गया है, कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों सब कुछ हमें दिया गया है। किसी भी समकोणीय त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं अगर हमें ज्ञात हों, कौन कौन सी तीनों भुजाएं, कर्ण ज्ञात हो, आधार ज्ञात हो, ऊंचाई ज्ञात हो, तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम जानते हैं इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है। आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से समकोणीय त्रिभुज में, आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर, या फिर इसको ऐसे लिख दो, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और बराबर में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर कर्ण वर्ग, ये कर्ण पहले लिख लो तो ये दोनों पक्ष उधर ले जाओ, कोई समस्या नहीं। मतलब आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर होता है कर्ण वर्ग। जो कर्ण होता है ये वाला, इसका वर्ग शेष दोनों, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लिख लिया हमने, तो बस आधार को लिखो x और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ। लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, सीधी बात है, एक ही बात है, चाहे लंब कहो चाहे ऊंचाई कहो। तो ये दिया गया है कितना, x - 7 दिया गया है, इसका स्क्वायर करो, और बराबर में कर्ण 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर लिख दो। क्लियर हो गया काम। समझो x स्क्वायर हमारा ठीक लिखा है, प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ो, x स्क्वायर प्लस, ध्यान से अभी सूत्र बताया था हमने, यहाँ माइनस का निशान है तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। माइनस होता है, प्लस वाले में प्लस होता है और माइनस वाले में माइनस होता है। तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस
इन दोनों का गुणा करो 7x हुआ, इसका दूना करो 7x का दूना कितना लिखना है 14x लिखना है, और इसके बाद बराबर में यहाँ पर 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर 169। ठीक, और आगे बढ़ाओ, देखो एक्स स्क्वायर जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा आपको यहाँ 2x स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा, 1x स्क्वायर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 4 कह देते हैं। गुणा थोड़ी कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। 1x स्क्वायर ये है, 1x स्क्वायर ये है, तो 1 और 1 2x स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ। ये 7 का स्क्वायर 49 लिखना है, माइनस में लिखना है 14x, इधर ले आओ तो माइनस का 169 लिखना है, माइनस का, और बराबर में 0 लिखना है। अब और आगे थोड़े बढ़ाओ, देखो 2x स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर माइनस में 14x लिखा है, ये भी ठीक है, ये वाला, इसका किसी से कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा। यहाँ पर माइनस का 169 है, इसमें से ये प्लस का 49 घट जाएगा, माइनस का बचेगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो हमेशा घटाया जाता है, और आंसर आता है जो राशि बड़ी होती है। यहाँ पर माइनस वाली राशि बड़ी है तो माइनस में आंसर लिखना है, प्लस वाली राशि बड़ी होती है प्लस में लिख देते। तो यहाँ पर आपको देखो 9 में से 9 घटा के 0 लिखना है, 6 में से 4 घटाओ 2 लिखना है, और एक आपका ये ज्यों कहते हो 120 और बराबर में 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फिर से दोबारा पूरा समीकरण 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा समीकरण 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से पूरे समीकरण में 2 से भाग करो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ 2 से डिवाइड करो 7x बच जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ 2 से डिवाइड करो 60 लिख दें, और बराबर यहाँ 0 लिख दें। तो बच्चों दो घात समीकरण देखो ये बन गया। अब हमें इसको हल करना है, क्या करना है, हल। और हल करने की विधि आपको पता ही है, गुणनखंड विधि से ही सब सवाल करने हैं। एक हालांकि इस द्विघात समीकरण के हल करने की एक पूर्ण वर्ग विधि है जो कि पाठ्यक्रम से अब निकाल दी गई, अब हमें वो पढ़नी नहीं है, तो भाई एक ही विधि रह गई, केवल इसी विधि से आपको हल करना है। ठीक है, ये गुणनखंड जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि से ही करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 लिखा है, इसके हम 60 के गुणनखंड करें, घटाने पर 7 ले आना है। देखो ऐसे कह सकते हैं कि आप कह दो भाई 60 लिखा है, 15 चौको 60 होता है, 15 नहीं बनेगी बात, चलो 12 पंचे 60 लिखो, 12 गुणा 5 लिख दो, 12 में से 5 घटा दें तो 7 बच जाएगा। सही है कि नहीं, ये 7 के जगह पे 12 माइनस 5 लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कर दो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 7 नहीं लिखना है, 7 की जगह पे 12 माइनस 5 लिखना है, इंटू एक्स अपना ज्यों का त्यों, माइनस में 60 भी ज्यों का त्यों, बराबर में यहाँ लिख दें 0। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो भाई एक्स के अंदर गुणा करो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस में 7, ये 12 का एक्स में गुणा 12x लिखें, माइनस का अंदर गुणा माइनस माइनस प्लस लिखें, 5 का एक्स में गुणा 5x लिखें, माइनस में 60 और बराबर में लिखें 0। क्लियर बात है इतनी, एकदम कोई समस्या तो नहीं। अब यहाँ पर देखो वही बात बन गई पुरानी वाली, जो उसमें था वही इसमें है। क्या क्या इसमें है, देखो 2 के समूह बना के आपको कॉमन लेना है। इस समूह से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इससे x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो चलो x कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर 1x बचेगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग 1x बच जाएगा, माइनस का निशान लगाओ, यहाँ x पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 बचेगा। ठीक है, इधर वाले में देखो प्लस का 5 कॉमन है, 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का यहाँ भाग दें, 12 बार जाएगा, बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। बस आगे देखो हमने जैसा कि बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल कॉमन दोबारा से मिलेंगे, देखो यहाँ भी मिल गए। x माइनस 12 कॉमन ले लें, तो अब हमें बचेगा x प्लस में 5 बचेगा, बराबर 0 लिख दें। और यहाँ पर आपको लिखना है यदि x माइनस 12 का मान 0 लिखें तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12, एक x का मान देखो ये निकल के आ गया। यदि यहाँ पर दूसरी बात करो कि x प्लस 5 को 0 लिखोगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। बच्चों इसको अमान्य लिख देना है। क्यों अमान्य लिखना है, क्यों अमान्य लिखना है, क्योंकि हमारे पास x है क्या है, वास्तव में x एक दूरी है, संख्या है, ये आपकी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए इसको अमान्य लिख दें। x बराबर 12 बिल्कुल हो सकती है, मतलब जो आधार है वो कितना है 12 सेंटीमीटर,
और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 में से 7 कम करो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात है। तो आप लिखो यहाँ पर समकोणीय त्रिभुज का आधार बराबर, आधार बराबर कितना लिखना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा भाई ठीक है, ऊंचाई कितनी लिखनी है, ऊंचाई को लंब कहते हैं, आप चाहो तो ऊंचाई लिखो या कोष्टक में इसको लंब भी चलो लिख देते हैं। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो x - 7 मतलब 12 में से 7 घटाओ और 5 लिख के यहाँ पर आंसर लिख दो। ये हमारी हो गई आंसर। मतलब दोनों भुजाएं पूछी गई थी, आधार और लंब, जो कि आधार है 12 सेंटीमीटर और लंब या ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। देखिए आखिरी सवाल है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग क्या करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आगे कह रहा है उस दिन, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न कहा गया। पहले देखो, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर इबारत वाले प्रश्न लिखो तो उन्हें एक बार में समझ में हो सकता ना आए कि क्या क्या कहा गया है, तो आप दोबारा पढ़ो, बहुत मन से पढ़ो उनको। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए तो उसको दोबारा पढ़ो। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई लगाओगे कैसे। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रश्न को एक बार में अगर समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ो, मन से पढ़ो लेकिन, ठीक है, तो समझ में आने लगा कि प्रश्न में ये दिया गया और ये हमसे ऐसे ऐसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, कुटीर उद्योग है, उसमें बर्तन बनते हैं। अपने शब्दों में पढ़ लो, क्या है, कुटीर उद्योग में क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं। अच्छा भाई ठीक है। एक किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या कह रहा है, दूसरी बात समझ में आई। किसी विशेष दिन की बात है कि प्रत्येक नंग की, एक नंग की, प्रत्येक मानी एक बर्तन की, नंग मानी एक आइटम है ना, एक कोई नंग है। नंग का मतलब सीधा सीधा आप ऐसे समझो कि जैसे कटोरियां बन रही हैं या गिलास बन रहे हैं, तो एक गिलास की या एक कटोरी की जो कीमत है वो कितनी है। प्रश्न कहता है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना कर दें और उस दुगने में से 3 अधिक कर दें, दुगने से भी 3 अधिक कर दें, तो एक नंग की कीमत निकल के आ जाएगी, ऐसा प्रश्न कह रहा है। और कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ और प्रत्येक नंग की लागत बताओ। देखो निर्मित मान लेते हैं बर्तन, X बर्तन निर्मित हुए, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं X बर्तन उस दिन बनाए गए। यहाँ पर देखो छठवां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है। ऐसा लिख रहा है कि उस दिन X बर्तन बनाए गए। मान लेते हैं ये हमारा 6वां प्रश्न है। माना किसी दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लें कि किसी दिन बर्तनों की संख्या X बर्तन बनाए गए। माना किसी दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, X है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर X बर्तन बनाएंगे तो प्रश्न कहता है एक दिन की एक नंग की कीमत कितनी है, प्रत्येक नंग की कीमत कितनी है। तो आपको यहां लिखना है प्रश्नानुसार प्रत्येक मतलब हर एक नंग की कीमत, प्रत्येक नंग की लागत कितनी है, लागत कितनी है, उसकी बर्तनों की संख्या का कितना, 2 गुना लिखा है और 2 गुने से भी 3 अधिक है, ऐसा कह रहा है। बर्तनों की संख्या का 2 गुना कर दें, 2 गुने से भी 3 अधिक है। एक नंग की जो लागत है वो कितनी है, 2 गुने से बर्तनों की संख्या का दुगुना करें, बर्तनों की संख्या X है, इसका दुगुना 2X हो गया, इससे भी 3 और अधिक है, तो +3 कर दें, तो ये हो गई एक नंग की लागत, एक नंग की लागत हो गई। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि उस दिन टोटल 90 रुपए की लागत आई, पूरे दिन बर्तन बने 90 रुपए की लागत आई।
अच्छा, एक बर्तन इतने रुपए का है तो एक्स बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, दोनों का गुणा कर दें। एक बर्तन इतने रुपए का है, आगे रुपया लिख लो, ये एक बर्तन का मूल्य है, समझो एक बर्तन की जो लागत है वो 2x प्लस 3 रुपए है। तो x बर्तनों की लागत कुल टोटल कितनी हो जाएगी उस दिन, क्या टोटल लागत पूछी है ना उसने, तो आप लिखो यहां पर तब उस दिन की कुल लागत बराबर, कुल लागत उस दिन की कुल लागत बराबर हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 3। एक नंग की इतनी है, x नंगों की टोटल हमसे पूछी गई है तो गुणा कर दें, तो कुल लागत आपकी इतनी हो जाएगी एक दिन में। और प्रश्न कहता है कि एक दिन में 90 रुपए की लागत आई तो बराबर 90 लिख दें। तो यहां लिखें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहां पर लिख दें x इंटू 2x प्लस 3 है वो काय के बराबर लिख दें आप 90 के। ठीक, क्लियर, बिल्कुल कोई समस्या तो नहीं। इसको हल करोगे, x का मान ज्ञात करोगे, जो x का मान होगा वह बर्तनों की संख्या आपका आ जाएगा, बर्तनों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो x का पहले अंदर गुणा करो, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 3 में करो 3x हो जाएगा, 90 इधर ले आओ माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 लिख दो। देखो 2 घात समीकरण बन गया। अब आप खास बात ये देखो, इसमें देखो 2 का भाग पूरे समीकरण में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। अगर हम 3 का भाग दें तो यहाँ 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है जिससे हम भाग दे दें, तो भाग हम दे नहीं सकते। ऐसा जैसा है बिल्कुल ऐड ज्यों का त्यों रखना है। और अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करने का तरीका वही पुराना वाला कि ये 2 लिखा है, अगर यहाँ 2 ना होता तो केवल इसी का हमें गुणनखंड करना पड़ता। अब यहाँ और ये वाली दोनों का आपस में गुणा कर दें, दोनों संख्याओं का गुणा 2 गुणे 90 लिखो। ऐसी 2 गुणनखंड बनाओ कि घटाने, माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 3 आ जाए, ऐसा करना होता है। तो 2 अपना ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दो, 90 के गुणनखंड करें तो ऐसे लिख दें 3 3 तिया 9, 10 बचा 2 गुणे 5, हो गया पूरा काम। 3 तिया 9, 9 दही 90। अब देखो इनके गुणनखंड ऐसे 2 जोड़े बनाओ कि हम घटाने पर 3 ले आ पाए। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 लिख दो और 5 तिया 15 लिख दो। देखो ध्यान से, देखो हमने क्या किया, 5 और 3 का आपस में गुणा कर लिया, 5 ये 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15, और 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 है, ये कर लिया। अब आप इसमें से इसको घटा के देखो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको क्या लिखना है, 15 माइनस 12 लिखना है। इस 3 के जगह पर क्या लिखना है, 15 माइनस 12 लिखना है। 2x स्क्वायर तो ठीक है, प्लस का निशान भी ठीक है। अब यहाँ 3 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 15 माइनस 12 लिखना है, इंटू में x और माइनस का 90 बराबर में 0। ठीक, x का अंदर गुणा कर दें तो हमें 2x स्क्वायर मिलेगा, प्लस में यहाँ 15x मिलेगा, माइनस में मिलेगा 12x, माइनस में 90 बराबर में 0। अब यहाँ से भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार 2 के समूह बना करके कॉमन लेना है। बताओ इस जोड़े से क्या कॉमन है, केवल और केवल x कॉमन है। ध्यान से देखो, 2 का भाग देखो 15 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसलिए 2 कॉमन नहीं कहेंगे हम, केवल और केवल x कॉमन है। तो चलो भाई x का यहाँ भाग करोगे 2x तो बिल्कुल पक्का बचेगा, प्लस का निशान लगाओ, x का यहाँ भाग पूरा चला जाएगा, केवल और केवल 15 बचेगा। ठीक है भाई, माइनस का इधर देखो ध्यान से 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। 6 का भाग यहाँ 12 में भी चला जाएगा और 6 का भाग यहाँ 90 में भी चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। 15 छक्का 90, 15 बार यहाँ चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार यहाँ चला जाएगा। तो आपको 6 से भाग करो 2x, बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दें, 6 से भाग करो 15 बार जाएगा, बराबर यहाँ लिख देते हैं 0। अब देखो दोनों गुणनखंड मिलना चाहिए, मिले कि नहीं मिले, इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 15 लिखें कॉमन, यहाँ पर अब क्या बचेगा, x माइनस 6, चलो x माइनस 6 बराबर यहाँ लिखो 0। अब यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए, इनका गुणनफल बराबर 0 है, तो या तो ये 0 अदरवाइज ये 0। तो आपको लिखना है यदि
2x प्लस 15 को आप 0 लिखोगे तब 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 15। अब 2 से और डिवाइड कर दें तो x का मान हो जाएगा माइनस का 15/2। आप यहाँ पर इसको अमान्य लिख दें। क्या लिखोगे? क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी हो सकती है, बटे में थोड़ी हो सकती, तो इसको आप क्या करेंगे? अमान्य लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखो x - 6 को 0 लिखो, इसको रब कर लेते। क्या करोगे? यहाँ पर x - 6 को 0 लिखो, तो यदि x - 6 को 0 लिखोगे तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 6, और x का मतलब है बर्तनों की संख्या। तो उस दिन कितने बर्तन बने? बर्तनों की संख्या कितनी लिखनी है? बर्तनों की संख्या बराबर लिखना है कि संख्या 6 लिखनी है। ठीक है, उस दिन टोटल 6 बर्तन बने केवल। अब एक नंग की कीमत कितनी है? ये लिखा है भाई, एक नंग की कीमत कितनी है, तो आपको लिखना है 2 × x का मान 6 लिखो, तो 2 × 6 + 3। ठीक है, तो यहां लिखो प्रत्येक नंग की कीमत, प्रत्येक नंग की लागत लिख दो या कीमत लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रत्येक नंग की लागत कितनी हो जाएगी? 2x का मान 6 लिखो, प्लस में 3 लिखो, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इस तरीके से एक नंग 15 रुपए का है। और बिल्कुल आंसर एकदम आपको यहाँ से मिलता दिखाई दे रहा होगा कि भाई एक नंग 15 रुपए का है, 6 नंग बने तो 15 छक्का 90 रुपए के हो गए। यही प्रश्न में क्या आ गया कि 90 रुपए लागत आई है। छोटा कोई कुटीर उद्योग है तो उसमें केवल वो उसने बर्तन कितने दिन भर में बनाए? 6 बर्तन बनाए। एक बर्तन कितने का है? 15 रुपए का। टोटल 15 छक्का 90 रुपए, पूरे दिन भर में उसने 90 रुपए का काम किया है, 90 रुपए लागत उसकी आई है। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा था, ये इसका अंतिम प्रश्न था। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। एक एक करके टॉपिक बाई टॉपिक आप कंप्लीट करते रहो, बिल्कुल आपको निश्चित रूप से 100 में 100 नंबर मिलेंगे। किसी प्रकार के कोई कारण नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।